हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है नमित साहू और मैं कौशल्या एकेडमी से हूं। आज हम नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, कौन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम को देने से आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन सारी डिटेल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नीट क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एज लिमिट क्या होगा, कितने अटेम्प्ट हैं आपके पास और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इन सभी बातों पर आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे और जानते हैं कि नीट होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई नीट का फुल फॉर्म क्या है। तो नीट का जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये है भाई कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस एग्ज़ाम को यदि आप देते हैं तो आप किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी कोर्स में एडमिशन यदि लेना है तो भाई कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और कुछ एलिजिबल नहीं होंगे। तो एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड कौन करता है, ये नीट का ही एग्ज़ाम इस एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। उतने मार्क्स यदि आप ले आते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में किसी भी मेडिकल कोर्स में, चाहे MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, इन सभी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट भी है। ये एंट्रेंस टेस्ट मतलब जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको कॉलेज में प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको एडमिशन मिलता है। उन सभी का प्रोसेस हम आगे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, आगे देखें कि भाई ये जो नीट का जो एग्ज़ाम है ये मेडिकल कोर्सेज में ही एडमिशन के लिए है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नीट दे के अपन कहीं IIT में चले गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नीट का एग्ज़ाम आप देंगे ओनली फॉर मेडिकल कोर्सेज। कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं? सबसे जो मोस्ट प्रिफर्ड होता है वो है MBBS, और MBBS के बाद लोग जो हैं वो डेंटल कोर्सेज को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके आगे फिर आयुर्वेदिक हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, यूनानी मेडिसिन हो गया, होम्योपैथिक हो गया। इस तरीके के कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नीट स्कोर। तो नीट का एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम दे करके आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो नीट का एग्ज़ाम है 2 लेवल में कंडक्ट कराया जाता है। एक को हम बोलते हैं UG और एक को बोलते हैं PG। हम जो यहाँ बात करने वाले हैं, हम नीट UG के बारे में बात करने वाले हैं। UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अभी मैं जितने कोर्सेज आपको बताया ये सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। एक बार आप जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप PG भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वही होता है नीट PG। तो आपको नीट PG का एग्ज़ाम जो है वो UG कोर्स करने के बाद देना होता है। तो बेसिकली फ़िलहाल अभी तो हम नीट UG के बारे में बात करने वाले हैं। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट नीट। ठीक है, जो आपको UG लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। इसी एग्ज़ाम के स्कोर के थ्रू ही आपका एडमिशन होने वाला है, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह में इंडिया में हो। ठीक है, आगे देखें, ये जो एग्ज़ाम है नीट का एग्ज़ाम, ये कंडक्ट कौन कराता है? तो इसको कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको NTA बोलते हैं। और NTA जो है यही पूरा का पूरा आपका फॉर्म फिलिंग का काम होगा। ठीक है, आप सबसे शुरुआत में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने का काम भी यही एजेंसी करेगी। ठीक है, टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, टेस्ट का रिजल्ट देना, टेस्ट का स्कोर देना, यहाँ तक का काम इस एजेंसी का है। दैट इज़ कॉल्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके बाद का जो काम होता है दैट इज़ काउंसलिंग पार्ट, कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और किन रैंक वालों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो पूरा का पूरा काउंसलिंग का पार्ट हो गया। तो काउंसलिंग का पार्ट जो है वो 2 लेवल पर होता है, एक ऑल इंडिया लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। तो काउंसलिंग का काम जो है वो NTA नहीं करवाती है। नेशनल लेवल पर काउंसलिंग जो है वो MCC करवाता है, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल काउंसिल। ठीक है, और जो स्टेट लेवल पर है तो स्टेट की जो अपनी एजेंसीज़ हैं, हर स्टेट का अलग अलग होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन कहते हैं, DME, ये करवाता है आपका स्टेट लेवल की काउंसलिंग। तो NTA का काम है सिर्फ एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज़ NTA। ठीक है, और नीट UG का जो एग्ज़ाम है ये दे करके आप क्या कर सकते हैं? MBBS, BDS, BAMS, BSMS, ठीक है,
BUMS BHMS इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी मेडिकल के कोर्सेज हैं। इनके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं जो यहाँ लिखे नहीं हुए हैं, जैसे कि वेटनरी कोर्स, फिजियोथेरेपी कोर्स, इन सभी में भी आप इसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद PG भी होता है जो अभी मैंने बताया, उसके थ्रू आप जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं लाइक MD और MS ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नीट UG के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, एज लिमिट क्या है, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पार्ट यदि देखें तो UG नीट के लिए सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए, या फिर आप 12th अपीयरिंग कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, मतलब 11th में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। आपको या तो 12th पास होना चाहिए या तो आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये कंपलसरी हैं। ये आपको 12th लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में आप चाहे कोई दूसरे सब्जेक्ट रखे हों, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, मैथ्स भी हो सकता है ऑप्शनल में, लेकिन ये 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फिर एलिजिबल नहीं है नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं, यदि आप नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे एज लिमिट की बात करते हैं कि भाई एज लिमिट कितना होगा, कितने एज वाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो उसमें जो मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो है 17 साल। ठीक है, और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है वो है 25 ईयर्स, 25 साल। ठीक है, और ये दोनों जनरल कैटेगरी के लिए बोलते हैं। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है ये तो सभी पर लागू होता है। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे SC ST OBC या EWS कैटेगरी का बच्चा हो, इन सभी के लिए मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है ये सभी के लिए फॉलो है ना। आपको 17 साल का होना ही चाहिए नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, और इसके लिए एक डेडलाइन जो डेट होती है वो होती है आइदर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर, जब आप नीट में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब नीट का एग्ज़ाम आप देंगे, या फिर होता है कि जिस ईयर पे आप एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन लेने के डेट तक आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। ये 2 और वाले क्राइटेरिया हैं, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। इसके जो फर्दर डिटेल्स हैं वो NTA जो है वो हर साल रिलीज़ करता है। तो अगला जो आने वाला नीट 2022 का जो ब्रोशर होगा, इसमें हमको इसका एग्जैक्ट डिटेल मिलेगा कि कौन सी कट ऑफ डेट होगी, और उस कट ऑफ डेट के पहले आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। यूजुअली यदि आप 12th क्लास के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो लगभग आपका एज जो है 17 से ज़्यादा ही होगा। जिनका नहीं है उनको हो सकता है 1 साल वेट करना पड़े नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एज की यदि बात करें तो ये होता है 25 ईयर्स। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC, ठीक है, इनके लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 25 + 5 ईयर्स मोर आप मान सकते हैं। ठीक है, इस पर भी जो अपर लिमिट है, इस पर भी कोर्ट में एक केस चल रहा था। ठीक है, तो वो भी हर साल चेंज होता रहता है। तो इसके लिए भी आप जब नीट 2022 का एक्चुअल जो ब्रोशर जब रिलीज़ होगा NTA की वेबसाइट पर, वहाँ से इसका आप एग्जैक्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें इस एग्ज़ाम में आपको कितने अटेम्प्ट्स अलाउड हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब आप जितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एज लिमिट आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस 25 ईयर्स वाले क्राइटेरिया को अपन स्टिक करें, मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है और वो 17 साल से एग्ज़ाम देना शुरू कर रहा है, तो वो 17 साल से लेकर के 25 साल तक हर साल एक बार अटेम्प्ट दे सकता है। 25 से ज़्यादा यदि उसकी एज हो गई तब वो ये अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपके पास एज का क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके एज लिमिट पर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कैसे, पॉजिटिव मार्क्स कितने होते हैं, माइनस मार्किंग कितनी होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में मतलब आपके पास पेन पेपर मोड होगा, आपको OMR शीट मिलेगी और उस OMR शीट में आपको हर क्वेश्चन के आगे, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसके आगे 4 आपके ऑप्शंस रहेंगे, A B C D या फिर 1 2 3 4। मान लीजिए आपका सेकंड आंसर आपका करेक्ट आ रहा है तो आपको इस सेकंड आंसर पे आपको पूरा
डार्क करना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके की OMR शीट आपको देखने को मिलेगी और इसको पूरा डार्क करना होता है। ये आपका ऑफलाइन पेपर बोलते हैं या पेन पेपर मोड बोलते हैं। और पेन पेपर मोड के साथ साथ ये एग्ज़ाम जो है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब कहीं भी आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर हर क्वेश्चन में इस तरीके के 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन 4 में से कोई एक सही रहेगा और जो सही है उसमें आपको OMR शीट में आपको फिल करना है, ठीक है। बबल्स को फिल करना रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चंस के बारे में बात। अब ये देखते हैं कि भाई सही क्वेश्चन आपने किया या गलत किया या अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, सही यदि आपने अटेम्प्ट किया तो आपको उस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर आपने गलत टिक लगा दिया, ठीक है, मतलब गलत गोले पे आपने बबल को फिल कर दिया, तो आपको वहाँ पर -1 मार्क मिलता है। -1 मार्क मिलने का मतलब ये है जितने मार्क्स आपको मिले होंगे ऑलरेडी उसमें से 1 मार्क जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने भी आपने सही किए थे, ठीक है, जितने मार्क्स आपको मिले थे उसमें से 1 नंबर और काट लिया जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, है ना। आप कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी अपने मन से कोई भी फीलिंग नहीं कर सकते हैं जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर बी ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, तब तक आप इसमें गोला ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, तो सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 25% है, लेकिन गलत होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है। इसलिए ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो आपका आंसर गलत ही होगा। इसलिए आपको हमेशा यहाँ तुक्का लगाना अवॉइड करने को बोला जाता है, ठीक है। तुक्का आप तभी लगाएं, उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो हम आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप ऑप्शंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ऑड वन आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम तुक्का लगाना भी यहाँ पर सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लॉजिक लगाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लॉजिक लगाए, कुछ भी अपने मन से मुझे लग रहा है कि ए सही है तो ए पे गोला लगा दिया, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करना होता है। ऐसा यदि आप करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा, और गलत होगा मतलब आपको माइनस मार्क मिलेगा। कुल मिला के आप यहाँ से नुकसान में ही रहेंगे। तो अगर आपने सही क्वेश्चन बनाया तो आपको +4 मार्क्स मिल गया, गलत कर दिया तो -1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं यदि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, यदि आपको नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो MCQ बेस्ड रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है जहाँ आपको आंसर लिखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे के सारे क्वेश्चन में आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक लगाना होगा या बबल को फिल करना होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। तो इस साल से पहले तक होता ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में 45 क्वेश्चंस आते थे, और बायोलॉजी ओवरऑल बायोलॉजी जो है, जूलॉजी और बॉटनी, इन दोनों को मिला करके टोटल 90 क्वेश्चंस आते थे। इस साल से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है और इस पैटर्न में हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे 2-2 सेक्शंस बना दिए गए हैं, ठीक है। इसमें सेक्शन ए में आप देखेंगे फिजिक्स के अंदर 35 क्वेश्चन होगा। ये जो 35 क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी का मतलब ये है इनमें आपको ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। मतलब 35 में से 35 बनाने होते हैं। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं कि 35 में से मैं 30 ही बना लूँ या 15 ही बना लूँ, ठीक है। आप नहीं तब बनाओगे जब आपको नहीं बन रहे हैं। यदि आपको बन रहे हैं तो आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन होता है 15 क्वेश्चन का, इस 15 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? तो यहाँ 35 में से आप कितने, पूरे 35 आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो 35 × 4 आपका टोटल जो मार्क्स यहाँ पर बन जाता है, जो मैक्सिमम मार्क वो 140 प्लस
सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन दिए हैं, इन 15 में से अब आपको सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ हो सकता है 15 में से मुझे 15 बन रहे हो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि 15 में से मैं सिर्फ कितने बनाऊं, 10 क्वेश्चंस बनाऊं। क्लियर? तो मतलब यहाँ 15 में से 15 आपको बनाने नहीं है, 15 में से सिर्फ कितने बनाने हैं, 10। लेकिन यहाँ क्या करना था, यहाँ आपको 35 में से पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो 15 में से आपको 10 ही बनाना है। अगर इन केस आपने 15 में से 15 बना दिए, ठीक है, तो 15 में से 15 को चेक नहीं किया जाएगा, जो शुरू से जो 10 होंगे सिर्फ उन्हीं को चेक किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जितने यहाँ पर आपको बनाने को बोला है उतने ही बनाएं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं भाई, 15 में से हो सकता है कुछ हमको यदि नहीं बन रहे हों, ठीक है, उनको आप छोड़ दीजिए और जो बनने वाले हैं उनको आप बना लीजिए। ठीक है, तो 10 के हिसाब से अगेन 10 इंटू 4 आप करोगे तो अगेन ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के अंदर जब आप देखोगे फिजिक्स के अंदर, तो टोटल फिजिक्स जो है ये आपका 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सिमिलरली आपका केमिस्ट्री भी होगा। केमिस्ट्री के अंदर भी 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, 35 में से 35 जो कंपलसरी हैं, और ये जो 15 क्वेश्चन हैं इनमें से आपको सिर्फ 10 बनाने हैं और 5 आपको छोड़ने हैं। ठीक है, अगेन इन दोनों को यदि आप देखें तो केमिस्ट्री भी आपका टोटल 180 मार्क्स का होता है। ठीक है, आगे आप देखें बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी में भी आपको ऐसे ही 35 और 15, 35 और 15 इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अगेन ये 35 कंपलसरी हैं, 15 में से 10 बनाने हैं, बाकी 5 ऑप्शनल आप बोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगेन 35 आपको बनाने हैं, 15 में से 10 आपको अगेन बनाने हैं और 5 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यदि आप देखें तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को यदि आप मिला दें, ठीक है, तो यहाँ से आपको 45 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक, बॉटनी से 45 बनाने हैं और अगेन जूलॉजी से भी आपको कितने बनाने हैं, 45 क्वेश्चंस बनाने हैं। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि आप देखें जो आपको अटेम्प्ट करने हैं बायोलॉजी में, दैट इज 90 क्वेश्चंस। और इन 90 क्वेश्चंस के लिए टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा 360 मार्क्स। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देखें टोटल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं दैट इज़ 45। ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स है 180। केमिस्ट्री में भी सिमिलर 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, जिसमें से टोटल मार्क्स 180 हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी में आप टोटल बात करें तो आपको 90 क्वेश्चंस बनाने हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें से टोटल जो मार्क्स है आपका 360 हो जाएगा। टोटल मार्क्स को यदि आप ऐड करें तो आपको मिलेगा 720 मार्क्स। ठीक है, तो आपका ओवरऑल नीट यूजी का जो पेपर है ये 720 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आप अगर अच्छे से तैयारी करें तो ये पॉसिबल है कि आप 720 में से 720 स्कोर कर पाएँ। ठीक है, उतना भी ये हार्ड नहीं होता। यदि आप वाकई में डेडिकेशन के साथ तैयारी करें तो आप ज़रूर 720 में से 720, 700 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया और पैटर्न हो गया। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। आप इनमें से कोई सा भी जो लैंग्वेज है जो आपको सुटेबल है उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में ये भी रहता है कि सारे आपके जो पेपर्स हैं जो इंग्लिश के अलावा हैं, चाहे आप मान लीजिए हिंदी का यदि आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा, साइड बाय साइड आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश के अलावा बाकी आप दूसरे लैंग्वेजेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलेगा, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। अगर आप बंगाली अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ होगा बंगाली और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट आ जाता है तो आप इंग्लिश भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए या कोई मिसमैच हो जाए तो हमेशा इंग्लिश को ही ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश का कोई सेम क्वेश्चन है, उस सेम क्वेश्चन में इन दोनों के डेटा में कोई मिसमैच है या कोई गलती है तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको
सही माना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो नीट के एग्ज़ाम के लिए अब आपको आगे करना क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना होता है। ठीक है, इसके लिए जो वेबसाइट है उसका नाम है neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। ठीक है, अभी तो ये लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है, मतलब ये लिंक मिल जाएगा लेकिन वहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलहाल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका डेट जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के समय आप ध्यान रखें आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि नाम अपना खुद का हो गया, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप ध्यान से भरें। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी मिसमैच हो गया तो आपको एडमिशन के समय दिक्कत आ सकती है। इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट हो तो आप बहुत ध्यान से फॉर्म को भरें, बार बार चेक करें। आप जब उसमें अपना इमेज अपलोड करते हैं, आप अपना साइन जब आप अपलोड करते हैं तो आप देखें वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। जितना भी डेटा आपने फिल किया है वो सारे चीज़ों को क्रॉस चेक करें कि वो आपके 10th 12th के जो मार्कशीट हैं उससे वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के ऐसे रहता है कि भाई मेरा 10th के मार्कशीट में अलग नाम है, 12th में अलग नाम है, या मेरा आधार कार्ड में अलग नाम है। तो अगर इस तरीके का यदि आपका कुछ भी हो रहा है तो आप सबसे पहले ये कर लें, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप सही करवा लें। ठीक है, सब में एक जैसा होना चाहिए, कहीं किसी एक लेटर का भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर रहता है तो फिर आपको एडमिशन के समय दिक्कत आती है, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी कर लें, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे देखें। आपका एग्ज़ाम जो फिर इसके बाद होगा, फॉर्म भरने के बाद, ये एग्ज़ाम जो है ये ऑफलाइन मोड में होगा, और ऑफलाइन मोड को ही हम पेन एंड पेपर मोड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी 1-2 साल से ऐसी चर्चा चल रही है कि इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट कराया जाए, जैसे जेई मेंस का पेपर होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है। इसी तरीके से चर्चा चल रही है कि नीट का भी एग्ज़ाम साल में 1 से ज़्यादा बार कराया जाए और वो भी ऑनलाइन मोड में कराया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो फिर हम इसी चैनल पर आपको फिर से एक अपडेट दे देंगे वीडियो के माध्यम से। फ़िलहाल के लिए अभी हम यही मान करके चलते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रिज़ल्ट या ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, तो हम यही मान करके अपनी तैयारी करेंगे कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो हमको पेन एंड पेपर, दैट इज़ OMR शीट में अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आगे आपने जब एक बार एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम का फिर कोई स्कोर आएगा, स्कोर भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा जो NTA की वेबसाइट है, neet.nta.nic.in। इसी वेबसाइट पर आपको आपका स्कोर मिल जाएगा। खैर इस साल तो NTA ने ईमेल से ही सभी बच्चों को अपने स्कोर्स भेज दिए हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो ईमेल, जो फ़ोन नंबर आपने फॉर्म में भरा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरा है, तो वो सारे फ़ोन नंबर, सारे ईमेल आईडीज़, ये जो है ये चालू स्थिति में होने चाहिए। पता चला आपका ईमेल आईडी जो है वही बंद हो गया, या आपने जो फ़ोन नंबर यहाँ डाल रखा है फ़ोन ही बंद हो गया, ठीक है, या वो फ़ोन आपका गुम गया या कुछ भी हो गया, तो फिर यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप ये रखें कि जो चालू वाला जो ईमेल है, चालू वाला जो आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर है, वही यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करें, क्योंकि आपको रिज़ल्ट जो है वो उसी के थ्रू मिलने वाला है। फर्दर जो आप लॉगिन करेंगे वो उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे। ठीक है, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम मैंने बता दिया, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। रिज़ल्ट मिलने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है दैट इज़ काउंसलिंग। ठीक है, और काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन मोड में होती है। ठीक है, ऑनलाइन मोड का मतलब ये आपको कॉलेज में जा कर के काउंसलिंग नहीं कराना होता है, आपको ऑनलाइन मोड में ही काउंसलिंग देना होता है। ठीक है, उसके लिए आप जाएंगे इस वेबसाइट पर, दैट इज़ www.mcc.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया सीट्स की होती है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें आप जाइएगा कब, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, और जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है, जो हर स्टेट अपना अपना करवाता है,
जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देखें तो CGDME है, ठीक है। ऐसे आप मध्य प्रदेश में देखें तो वहाँ पर MPDME हो जाता है। DME का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो हर एक स्टेट के अपने अपने अलग डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन होते हैं, उसके थ्रू ही हर एक स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है। सीट्स में आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया सीट्स में हर एक जो स्टेट के कॉलेज हैं वहाँ 15% सीट जो है वो रिजर्व रहती है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, और बाकी जो स्टेट की काउंसलिंग है उसके थ्रू बचे हुए जो 85% सीट्स हैं वहाँ पर क्या कहते हैं सीट्स फिल की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया। इन सभी में 100% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, दैट इज़ इस साइट के थ्रू ही फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये काउंसलिंग के बारे में हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से हमने नीट के बारे में सारा जो डिटेल है वो कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी यदि कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर हमको इस वेबसाइट पर और इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के आने वाले नीट एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।